वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, मेरे सामने ये जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है। तो आज से हम रीजनिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन लिखा हुआ है, और इसके बाद लिखा है साइलोगेटिक रीजनिंग, इसमें लिखा हुआ है। तो मैं इसी से शुरुआत करूंगा। जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर की, एसएससी जीडी की, सीजीएल की, बैंकिंग, ये सारे में ये टॉपिक सब में कॉमन टॉपिक है। ये दिल्ली पुलिस हो, जो मर्जी एग्जामिनेशन हो, ये सभी में कॉमन टॉपिक है, जिससे मैं आज के इस रीजनिंग की दुनिया की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 1 रहेगा आज। हम टॉपिक यहां पे लिखेंगे बेटा। हमारा टॉपिक है इस SYLLOGISM। लोग इसको पढ़ते हैं साइलोगिज्म। इट इज नॉट द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड। राइट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है सिलाजिज्म। क्या पढ़ेंगे बेटा? सिलाजिज्म। हाँ, तो इट इज नॉट साइलोगिज्म, इट इज सिलाजिज्म। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आपको इतना जबरदस्त कंटेंट आप तक पहुंचाने की कि आपको 1 घंटा कैसे गुजर जाएगा आपको अंदाजा भी नहीं होगा है। तो मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले मेरे बच्चों याद रखिएगा, रीजनिंग में हमारे पास कुछ जानकारी दी जाती है, कोई जानकारी हमें दी जाती है। उस जानकारी पर हम अपना दिमाग, अपना पूरा फोकस लगाते हैं, और फिर हम कुछ उससे रिजल्ट, कोई नतीजा उससे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर मैं शुरू में ऐसे बोलूंगा, मैं कहूंगा एप्पल्स और मैंगोज। मैंगोज और फ्रूट्स। मैंने कहा एप्पल जो है वो आम है, और मैंगो क्या है? फ्रूट है। दो चीजें आपके सामने दी गई हुई है। आपको क्या कहा? ऐसे सुनो बात। आपको आम का रिश्ता बताया गया है एप्पल के साथ, और आम का रिश्ता बताया गया है फ्रूट के साथ। दोनों चीजों को आपने जब गौर किया और आपने समझने की कोशिश करी, आपने ये समझा कि जनाब, जो ये एप्पल है वो आम है, आम फ्रूट है, इसका मतलब जो एप्पल है वो फ्रूट है। ये बंदा आम लेमैन की दुनिया में मैं आपको समझा रहा हूं। रीजनिंग अभी शुरू की नहीं है, अभी जस्ट एक को खेती बाड़ी कर रहे हैं। हमें कहा गया एप्पल जो है, मान लो ये आम है। दूसरा कहा आम मान लो वो फ्रूट है। एप्पल का रिश्ता आम के साथ, आम का रिश्ता फ्रूट के साथ। इसका मतलब ये कि एप्पल जो है वो क्या है? ये रिजल्ट आपको दिया नहीं था, ये आपने निकाला। रिजल्ट आपने डिड्यूस किया। कहां से? इस दी गई जानकारी से, इससे दी गई इंफॉर्मेशन से। बेटा समझ में आ रहा है? वो जो रखना पूरा कैसा आएगी, स्वाद आएगा। दी गई जानकारी से आपने रिजल्ट को निकाला। समझ गया? ओके, मैं बोलूंगा एक और, एक और। 1 is 2, 2 इज ए नंबर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 1 इज नंबर, 1 इज ए। सर ये आपको कौन बताता है? कोई आपको है कोई ऐसा जानकारी देने वाला? नहीं, दिमाग। अल्लाह का शुक्र है, दिमाग बोल रहा है मेरा कि यार एक जानकारी ये दी हुई है, दूसरी ये दी हुई है। इन दोनों जानकारियों के ऊपर दिमाग लगाने के बाद मुझे ये निकला है, क्या है बोलो? रिजल्ट। समझ में आ रहा है? मोटे मोटे लफ्जों में ये समझाऊं कि दी गई जानकारी से, मिलके बोलेंगे, दी गई जानकारी, दी गई जानकारी से, दी गई जानकारी रिजल्ट निकालना। रिजल्ट
इस रिजल्ट निकालने की इस प्रक्रिया को, इस रिजल्ट निकालने की इस तरकीब को, इस रिजल्ट निकालने की इस स्किल को, इस कॉन्सेप्ट को, जहां पर जानकारी ऑलरेडी दी गई हो, उस दी गई जानकारी से रिजल्ट निकालने का नाम, रिजल्ट निकालने का नाम, इस तरकीब को, इस तरीके को बोलते हैं सिलाजिज्म। क्या बोलते हैं इसको? अब उम्र भर के लिए याद हो गया क्या सर? सिलाजिज्म वो टेक्निक्स या वो मेथड जिससे क्या करते हैं, जिससे हम दी गई इंफॉर्मेशन से रिजल्ट निकालते। क्या निकालते बोलो? ये रिजल्ट निकालते कैसे, हम एक एक लफ्ज पढ़ेंगे। अभी तो मैं सिर्फ ABCD पढ़ा रहा हूं इसकी। अगर आज से मेरे किसी बच्चे को कोई पूछेगा कि रीजनिंग की दुनिया में बताओ सिलाजिज्म किसे कहते हैं, वो कहेगा इट इज एन आर्ट, इट्स ए टेक्निक, इट्स ए स्किल, इट्स ए मेथड, इट्स ए कॉन्सेप्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच वी डिड्यूस रिजल्ट्स फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। क्लियर हो गया? दिल में उतर गया। आइए मैं थोड़ी सी आगे गाड़ी को चलाता हूं। गाड़ी को आगे चलाते हुए मेरी जान, मैं समझ गया मुझे रिजल्ट निकालने के लिए जाएगा, क्या चाहिए बोलो? दी गई इंफॉर्मेशन। यानी कि मुझे आगे से इंफॉर्मेशन दी होनी चाहिए, फिर उसको पढ़ूंगा, फिर निकालूंगा रिजल्ट। बोलो सही है? अब ये जो दी गई जानकारी है, ये किस आकार में होगी, ये किस अंदाज में होगी, ये किस सूरत में होगी? ये होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, तो जो है, जो ये जानकारी मुझे ये दे रहा है, या तो ये मुझे होगी इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स या इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम। तब जो है बेटा, आप सुनेंगे इत्मीनान के साथ। सर ये जो आपने कहा इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स डायग्राम, थोड़ा समझाएंगे? हाँ बेटा, जैसे अभी मैंने लिखा था सम एप्पल्स आर मैंगोज, बोला था ना अभी। ये जो बेटा जानकारी दी है ना, इट इज इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। क्या बोलो ये? अब मान लीजिए ये दिया हुआ है, या तो इसके बदले में डायग्राम हो, ऐसे दिया जाए। बात समझ में आ रही है? तो या तो इस फॉर्म में है, या तो डायग्रामेटिक फॉर्म में है। चाहे आपको वर्बली तौर पर जानकारी दीजिए, वर्बल मतलब इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, या तो नॉन वर्बल, या तो इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स दिया जाए, हमें जानकारी मिलनी चाहिए। फिर जाके हम इस पर दिमाग लगाएंगे और निकालेंगे रिजल्ट। इस तरकीब का नाम है सिलाजिज्म। क्या नाम है? अब ये जो इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स है बेटा, एक जुमला है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक का नाम है स्टेटमेंट और दूसरे का नाम है कंक्लूजन। क्या नाम है बोलो? वर्सेस कंक्लूजन। बिल्कुल A to Z आपके सिलेबस के ओरिएंटेशन के एन मुताबिक चल रहा हो। सिलाजिज्म क्या है? एक एक लफ्ज समझ में आ गया ना जी? अब दूसरी बात है ये स्टेटमेंट क्या चीज? बेटा स्टेटमेंट समझाने से पहले आपको सेंटेंस की जानकारी होनी चाहिए। सेंटेंस क्या है? आप जानते हैं सेंटेंस सर ने पढ़ाया है कई बार,
नंबर 1 ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, दूसरा कंप्लीट सेंस, तीसरा ग्रामेटिकली करेक्ट। ये तीन चीजें बना देती है सेंटेंस को। क्या क्या सेंटेंस के लिए होना चाहिए? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स। क्या बोला मैंने? ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, उसके बाद कंप्लीट सेंस, तीसरा ग्रामेटिकली करेक्ट। ये तीनों चीजें होती है तो बनता है हमारा सेंटेंस। अब देखो मेरी जान, सेंटेंस के लिए ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, कंप्लीट सेंस और ग्रामेटिकली करेक्ट, ये होना बहुत जरूरी है। सर सेंटेंस तो मेरे को समझ में आ गया जी, यहां लफ्ज लिखा है स्टेटमेंट, ये क्या भला है? अब सुनना, स्टेटमेंट और सेंटेंस में एक गहराई वाली डिफरेंस है, वो सुनना। मैं यहां लिखता हूं स्टेटमेंट, यहां लिखता हूं सेंटेंस। जब हम पढ़ाते हैं तब जाके जब एग्जाम में बंदा बैठता है और बैठने के बाद कहता है, जैसे कल टेरिटोरियल आर्मी का हुआ, बच्चों ने लिखा, हमारे पास उनकी चैट्स मौजूद है कि सर आपने जो पढ़ाया था 90% आपका आ गया। क्योंकि हमें इस चीज का अल्लाह का शुक्र है, अंदाजा है पढ़ाना क्या है और एग्जाम में आना क्या है। इसलिए धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सूझबूझ मिल जाए रीजनिंग की क्या है। नहीं जिंदगी में कभी पढ़ा हो, आज की शुरुआत से आपको अंदाजा होगा कि सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह यहीं से। देखिए बेटा, स्टेटमेंट बी ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होता है, सेंटेंस बी ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होता है। लेकिन याद रखना मेरी जान, सेंटेंस इज ऑलवेज लॉजिकल, इट इज ऑलवेज मीनिंगफुल। सेंटेंस ऑलवेज लॉजिकल होता है, सेंटेंस ऑलवेज मीनिंगफुल होता है। लेकिन स्टेटमेंट में और मे नॉट बी ऑलवेज मीनिंगफुल। तो जो है स्टेटमेंट कभी मीनिंगफुल हो सकता, कभी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं आप? किसी वेले हो सकता है, किसी वक्त नहीं हो। लेकिन आप सेंटेंस को कहो कि कभी वो मीनिंगफुल हो कभी नहीं होगा, ऐसा सेंटेंस की इसकी खमीर में, इसकी क्या बोलते हैं उसको, बनावट में ये शामिल है कि इसको मीनिंगफुल होना ही जरूरी है। एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल, इट इज ए सेंटेंस, इट इज ए, मैं कहूंगा सम एप्पल्स आर मैंगोस। क्या दुनिया में कभी ऐसा होता है कि कभी एप्पल जो है वो सेब आम बन गए? नहीं होता है। ये टोटली इलॉजिकल है, इसकी मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है। और मेरी जान याद रखो, स्टेटमेंट तभी तो कहा जाता है कि ये मीनिंगलेस है, मगर याद रखो हर वेले स्टेटमेंट मीनिंगलेस होना जरूरी नहीं है, कभी कभार मीनिंग भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मैंगोज आर फ्रूट्स। अब मुझे बताओ, देखो जी, ये मैंगोज और फ्रूट्स को सेंटेंस कह सकते हो, ऊपर वाले को सेंटेंस नहीं कह सकते। यानी कि मैं समझ गया, स्टेटमेंट में मीनिंग हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन सेंटेंस में मीनिंग होना लाजमी है। समझ गए बेटा? इतना मजा आ रहा है जी, स्वाद आ रहा है जी। आप बच्चों की दुआओं से इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ने शिफा बख्शी, और मुझे इसी बात का इंतजार था कि कब मैं अपने अंदाज में पढ़ा सकूं। सम एप्पल्स आर मैंगोज और मैंगोज आर फ्रूट्स, ये बन गया आपका स्टेटमेंट।
आइए अब समझते हैं स्टेटमेंट, तो हम समझ गए कि क्या होता है, और इसके बाद एक जुमला आता है इसका कंक्लूजन। क्या था बेटा, बोलो। कंक्लूजन आप सीधे समझो रिजल्ट को। रिजल्ट इज कॉल्ड एज कंक्लूजन, कोई बड़ी बात नहीं है, रिजल्ट इज कंक्लूजन, सिंपल। आपने स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया दोनों को, दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ने के बाद आपने दिमाग का इस्तेमाल करा, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, और आपने इसका रिजल्ट निकाला। इट इज कॉल्ड एज कंक्लूजन। क्या बोल इसको, ओके। अब कंक्लूजन क्या क्या होता है, कैसा होता है, ये मैं अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने ये पर्दे खोलूंगा। फिलहाल सिलाजिज्म किसे कहते हैं, ऐसी टेक्निक जिससे दी गई जानकारी से हम रिजल्ट को निकालते हैं, इसका नाम सिलाजिज्म है। स्टेटमेंट भी समझा दिया, कंक्लूजन भी समझा दिया। आइए अब आगे की गाड़ी चलाते हैं और देखते हैं मंजिल हमारी कहां इंतजार कर रही है। देखो बेटा, स्टेटमेंट को मैं समझाऊंगा आपको एक और अंदाजे के साथ कि आप स्टेटमेंट को पढ़ना है, स्टेटमेंट किस तरह के होते हैं। देखो बेटा, जिंदगी की मैं एक मिसाल आपके सामने खींचना चाहता हूं, एक जिंदगी की तस्वीर खींचना चाहता हूं। देखो, जिंदगी में दो एक पड़ाव आते हैं जिंदगी में, तो जो रखना बेटा, लाइफ की बात कर रहा हूं मैं, जिंदगी की। जिंदगी में आप के पास पैसा है और आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर एक शर्ट है, वो जो है, इस शर्ट है 500 रुपए की। कितने की है, 500 रुपए की शर्ट है। देखो मेरी जान, 500 रुपए की ये जो शर्ट है आप खरीदना चाहते हो, जिंदगी है आपकी, आप खुद है, सेल्फ। मैं नाम लूंगा फॉर एग्जांपल संतोष, ये एक हमारा बच्चा है। दूसरे बंदे का नाम है गुल मोहम्मद, ये एक और बंदा है। तीसरा बंदा है, इसका नाम विकास है। चौथा बंदा है, इसका नाम है जुबैर। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल 4 बंदे ले लिए। देखो बेटा, संतोष के पास पूरे 500 रुपए है, जुबैर के पास 0 रुपए है। तवज्जो रखना बेटा, तवज्जो, मैं एग्जाम्पल के जरिए आपके दिल के तहखाने में बात को पहुंचा। 500 रुपए की शर्ट है। संतोष से मैंने कहा, संतोष क्या भैया खरीदना चाहते हो? हाँ सर, क्यों नहीं, क्या बात है, 500 रुपए हैं, लो जी सर, ले आओ। इसको कोई टेंशन ही नहीं है। जुबैर से कहा, जुबैर शर्ट खरीद, अरे सर क्या खरीदेंगे, आपको अपने कोई टेंशन ही नहीं है, शौक ही नहीं है। जुबैर भी सुकून में है, संतोष भी सुकून में। संतोष सुकून इसलिए क्योंकि संतोष को उधार लेना ही नहीं है, जुबैर को टेंशन ही नहीं है, उन्हें बोल लेना ही नहीं है सर, बात ही खत्म है। तो ये दोनों स्टेबल है। कौन स्टेबल, मतलब ये चैन से है। इसके पास पूरा पैसा है, ये भी चैन से है। इसके पास कुछ भी नहीं। अरे देखो ना आप, जो लोग झुग्गियों में रहते हैं, जो लोग टेंट और खीमों में रहते हैं, हमने जिंदगी का तजुर्बा किया है, वो लोग बहुत सुकून से होते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपेक्टेशन का अंबार ही नहीं है, वो अपने में खुश है। उनको बोलो सोना चाहिए, अरे क्या बात कर रहे सोने की, जो सुकून हमारे पास है वो सोना खरीद कर भी नहीं है। तो याद रखो, जिसके पास कुछ नहीं वो भी सुकून में, जिसके पास सब कुछ, समझ आप, कि वो खरीद सकता है ना शर्ट को, मैं इसकी कंपैरिजन बोल रहा हूं। तो ये दोनों स्टेबल है। इसके पास सब कुछ है, मैं बोलूंगा इसके पास ऑल है, 500 के 500 है ना। इसके पास 0, मैं उसको बोलूंगा नन है। तो जो है, तो जो रखना, रीजनिंग चल रही है, कहानियों के आकार में रीजनिंग है। इसके बाद गुल मोहम्मद साहब, गुल मोहम्मद साहब को मैंने कहा कि जनाब आपके पास कितना पैसा है?
गुल मोहम्मद साहब ने मुझे कहा कि जिना मेरे पास जो है वो 100 रुपए, कितना है, कितना है। और विकास भाई से बात करी, विकास भाई ने कहा सर मेरे पास 200 रुपए है। तवज्जो रखना। शर्ट 500 रुपए की है। शर्ट कितने की है, जम के बोले कितने की है। संतोष के पास कितना है, मतलब ऑल है, टेंशन। जुबैर के पास क्या है ना, ये भी सुकून में, दोनों है। गुल मोहम्मद के पास कितना है, विकास भाई के पास। अब बताओ, विकास भाई के अंदर भी एक तड़प है, यार मुझे शर्ट खरीदनी है, लेकिन उधार कितना चाहिए, 300 नहीं 400। विकास विकास को कितना चाहिए, 300। और गुल मोहम्मद साहब को, मतलब इसे 400 रुपए चाहिए और इस बंदे को। अब मुझे बताओ, इसके पास कुछ है, इसके पास सम है, सम है ना इसके पास, बोलो जी। इसके पास कुछ है, बाकी नहीं है। के तौर पर अगर इसके पास 100 है, 400 नहीं है, इसके पास 200 300, इसके पास सम नोट नहीं है। सर बताना क्या चाह रहे हो, बताना ये चाह रहा हूं मेरी जान, जिसके पास पूरे के पूरे 500 है वो ऑल पे स्टेबल है। जीरो वाला बंदा, उसको तमन्ना ही नहीं खरीदने की, वो भी स्टेबल है। बीच में जिसके पास 400 रुपए है या 200 या 300 है, ये अनस्टेबल है। क्या है, इसको उधार लेना है तो ही खरीद पाएगा ये। तो ये जो मैंने आपको जिंदगी में सिखाया, यार जिंदगी में याद रखो, लाइफ में मोड़ आते हैं, या तो बंदा स्टेबल होता है, या तो बेटा, अब स्टेबल में मैंने आपको प्रैक्टिकली कहानी समझाया, स्टेबल में या तो ऑल होगा या तो नन होगा, अनस्टेबल में या तो सम होगा या तो सम नॉट होगा। बोलो समझ में आ रहा है जी। आज तक तो रीजनिंग कुछ और समझी थी, आपने रीजनिंग का लहजा ही बदल दिया है। हमें तो पढ़ाया गया था, किसी ने ये पढ़ो स्टेटमेंट में ऑल नन सम सम नॉट होता है, हमने जिंदगी में समझा नहीं था कि ये ऑल सम सम नॉट क्या होता है। आज पहली बार जिंदगी में समझ में आया कि ऑल और नन का मतलब होता है स्टेबल सिचुएशन, और सम नॉट का मतलब होता है अनस्टेबल सिचुएशन। ये मैंने इस कहानी से समझाया कि देखो मेरी जान, कहानी ये। आइए बढ़ते हैं आगे। देखो बेटा जी, ये ऑल जो है ना, ये पॉजिटिव है, क्या है बोलो। ये सम भी क्या है बेटा, पॉजिटिव है, क्या है बोलो। ये नेगेटिव है, और ये भी क्या है, तो मैं समझ गया। जो हमारी रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट होते हैं, क्या होते हैं बोलो, वो यही 4 तरह के होते हैं। वो स्टेटमेंट या तो स्टेबल होगा, या तो स्टेटमेंट में पढ़ते हो ऑल पढ़ते हो और नन पढ़ते हो, स्टेटमेंट में क्या पढ़ते हो, सम और। क्लियर हो गया, ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है। ये JKPSI ने आपका सिलेबस में रखा हुआ है, सिलाजिज्म रखा हुआ है, इसको लोग सिलॉगिज्म पढ़ते हैं, इट इज सिलाजिज्म। और स्टेटमेंट और कंक्लूजन की दुनिया में मैंने आपको समझाया ऑल क्या है, नन क्या है, सम क्या है, सम नॉट क्या है। ये दुनिया पढ़ाती है। सर खास क्या पढ़ाओगे, अब बताता हूं। हमें तो आप पढ़ाया गया कि सिर्फ 4 होते हैं कीवर्ड्स, नहीं। हम आपको बताएंगे एग्जामिनेशन में जरूरी नहीं है कि आपको यही 4 में कुछ दिखेगा, हो सकता ऑल के बदले में कुछ और वर्ड दिया हो। अगर लफ्ज ओनली का आएगा, बच्चा तो हिल जाएगा, बोलेगा ओनली तो पढ़ा ही नहीं था। अगर लफ्ज जनरली का आया है, मोस्टली का आया है, हार्डली का आया है, हार्डली एप्पल्स और मैंगोज, बंदा यूं देखे, गुरुजी ये हार्डली क्या भला है।
हम तुमको यही से तैयार करके भेजेंगे, ताकि इंशाल्लाह एग्जाम के बाद आप यही कहोगे जो टीए के बच्चों ने कहा कि सर जो पढ़ाया था वही पेपर में आया था। यही है। आइए बढ़ते हैं आगे की ओर, और इस सब को नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्यारे बच्चों, मैंने कहा था कि स्टेटमेंट और कंक्लूजन पर मैं आपको वो मटेरियल प्रोवाइड करूंगा जो सबसे नायाब होगा। अभी तक हमने आपको पढ़ाया स्टेटमेंट किसे कहते हैं। हमने कहा स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स होता है जो कभी कभार लॉजिकल होता है तो कभी इलॉजिकल होता है, लेकिन सेंटेंस हमेशा लॉजिकल होता है। और स्टेटमेंट मैंने कहा दो तरह के होते हैं, या तो स्टेबल होगा या तो अनस्टेबल होगा। स्टेबल में मैंने कहा या ऑल होगा या तो नन होगा, अनस्टेबल में सम होगा या सम नॉट होगा। पर मैंने साथ ही में कहा मेरी जान कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ऑल ही दिखे, आपको सिर्फ सम नॉट ही दिखे, आपको नन ही दिखे। मुझे आपको तैयार करना है, क्योंकि क्या पता क्या पूछा जाएगा। अब तो 10th लेवल में सीजीएल के सवाल आने लगे हैं, तो मेरी जान तवज्जो है, ये मेरा मटेरियल खास आपके लिए है। ऑल के बदले में हो सकता है एग्जामिनेशन में एवरी लिखा हो सकता है एग्जामिनेशन में ईच लिखा हो सकता है एनी लिखा हो सकता है ओनली लिखा हो, 100% लिखा हो, या कुछ भी ना लिखा हो। नो कीवर्ड का मतलब कुछ भी नहीं। एग्जाम्पल, मैंगोज आर एप्पल्स, अगर ये लिखा है, देखो बाबा यहां कुछ लिखा है बगल में, कुछ भी नहीं लिखा, यहां कोई कीवर्ड नहीं है। जब कुछ भी ना लिखा हो तो हम समझेंगे ये ऑल है। ये बात खास पॉइंट है। कुछ भी ना लिखो, अगर ऑनली लिखा होगा ओनली मैंगोज आर एप्पल्स, उसका मतलब ऑल होता है। क्यों बताया मैंने आपको ये खास बात? क्योंकि सिर्फ पढ़ाना मकसद नहीं है, आपको कामयाब कराना मकसद है। फिर हैं आप, वरना हम भी आगे बढ़ सकते थे। ये आपको 6 चीजें बताई सिर्फ ऑल के ऊपर, सम के ऊपर 11 चीजें याद कर मेरी जान। अगर फिव लिखा है तो समझना सम की बात कर रहा है। एफ मतलब सम, एट लीस्ट सम मतलब सम, ऑलमोस्ट ऑल सम, मैक्सिमम मैनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, मोर, जनरली सम। अगर किसी बच्चे के पास एग्जाम में आया 0.1 to 99 मैंगोज और एप्पल्स, अगर हमारा बच्चा पढ़ा हुआ हमसे ना हो सकता है वो कहेगा सवाल ही गलत है। बोलेंगे सर ये थोड़े मैथ का सवाल इधर कैसे आया है? बेटा मैथ का सवाल नहीं, कीवर्ड है कि 0.1 से लेकर 99 के बीच में ये सम में आता है। क्या आता है? अगर 0 होता तो नन में आता, अगर 100% होता तो ऑल में आता। तो जो है सम, सम नॉट का मतलब कुछ नहीं, कुछ है कुछ नहीं है। मेरे इसके बदले आएगा हार्डली, स्कार्सली, SCARCELY है स्कार्सली, स्कार्सली या सेल्डम। इसका मतलब होता है बहुत कम। बहुत कम मतलब क्या है? बहुत ज्यादा है नहीं, समझ रहे हैं आप? हार्डली बड़ी मुश्किल से जी, कहता है मेरा गुजारा बड़ी मुश्किल से चल रहा है, हम मोहब्बत में लुट गए हैं सनम। तो ये जो है बड़ी मुश्किल से जिसका गुजारा चल रहा है वो कह रहा है हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम। तो ये क्या है? सम नॉट। ए नो वाला कीवर्ड है भैया। नो मतलब नेगेटिव है ना, ये भी नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, और वो भी क्या है बोलो? नो के बदले नन भी आ सकता है, नेवर भी, ऑल नॉट, नो, 1, 0%। ये आ गया आपको नो में। बताइए कैसी जानकारी है ये लाजवाब जानकारी है सर, ये बेमिसाल जानकारी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बढ़ता हूं आगे की ओर। अरे मजा आ रहा है जी, स्वाद आ रहा है, चेस आ रही है। ये तो हमने आपको बताया कि मियां सिलोजिज्म किसे कहते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है,
अब बात करते हैं कंक्लूजन की। क्या करेंगे बात? फिर हम आपको तरीके सिखाएंगे, स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकालते कैसे हैं, बनाते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, वो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बाबा याद रखो, कंक्लूजन क्या है। मैंने कहा कंक्लूजन का मतलब होता है जिस्ट। जिस्ट का मतलब होता है रिजल्ट, नटशेल, है ना। ये सब कंक्लूजन है। जिस्ट आखिर में क्या बताना वो बता, रिजल्ट बता, कंक्लूजन बता, ये है आपका आपका नतीजा, रिजल्ट। इट इज ऑल योर कंक्लूजन। ये कंक्लूजन दो तरह का होता है समीर मियां, दो तरह का होता है। एक को कहते हैं ट्रू कंक्लूजन, क्या कहते हैं बोलो, और दूसरे को बोलते हैं पॉसिबल कंक्लूजन। ट्रू कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन। जी नटसेल, ट्रू कंक्लूजन या पॉसिबल कंक्लूजन। देखो बाबा, मैं एग्जांपल ले रहा हूं आपको, देसी दुनिया की एग्जांपल, तो जो सुनना बच्चों, मैंने कहा कि मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा देसी जुबान में, ये ट्रू कंक्लूजन और पॉसिबल कंक्लूजन समझाने के लिए। समझिए जरा, यहां रास्ते से एक अंकल और एक आंटी जा रहे हैं, और एक नौजवान ने, एक यंग लड़के ने कहा अंकल से, कहा अंकल जी मुझे लग रहा है ये आंटी आपकी बीवी होगी। अंकल जी जज्बात में आ गए और उसने कहा क्या 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 कहना क्या चाह रहा है। अंकल जैसे ही आग बगोला हो गए, बंदा रफू चक्कर हो गया। मैंने अंकल से पूछा, मैंने अंकल गुस्सा काहे कर रहे हो, इस उम्र में गुस्सा अच्छा नहीं लगता। बोले कि बेटा बात ही इसने ऐसी करी, इसने कहा कि ये आपकी बीवी होगी, ये है, इस इसकी उम्र से ज्यादा उम्र का मेरा बच्चा है, ये क्या कह रहा है कि ये आपकी बीवी होगी, ये तो है। मैंने कहा अंकल जी, ये जो आपकी बीवी है ना, इसे ट्रू कंक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जो रखना, यानी कि जो सामने, मेरे सामने जो कंडीशन थी, उस कंडीशन के मुताबिक जब रिश्ता पक्का हो, क्या हो, रिश्ता, तो पक्के वाले रिश्ते में शक नहीं किया जाता है, पक्के में पक्की बात पक्की होती है। तो जो है, क्या कहा, लिख के रखो पॉइंट, पक्के में की बात पक्की होती है। ये ऐसी रीजनिंग है बेटा, इस पर नाज करते हैं लोग। तो बहरहाल यहां तक का सफर हमने सीखा, सिलोजिज्म किसे कहते हैं, स्टेटमेंट क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है, कीवर्ड स्टेटमेंट के क्या होते हैं, एक एक लम्हा आपको समझाने की मुकम्मल मैंने कोशिश करी है। अब इससे आगे का सफर क्या रहेगा वो मैं बताना चाहता हूं आपको। वो एक है स्टेटमेंट से हाउ वी ड्रॉ conclusions from statements। ठीक है, हाउ वी ड्रॉ, हाउ कैन वी ड्रॉ, हाउ कैन वी ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम स्टेटमेंट्स। हम कैसे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कहां से बोलो, मतलब हमें गिवन क्या दिया जाएगा, गिवन हमारे पास स्टेटमेंट है, क्या बोलो बोलो बोलो, और हमने निकालना क्या है। अब हमने यही सीखना है कि ये बनता कैसे है।
बेटा जी याद रखोगे आप, स्टेटमेंट से कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए मेरी जान आपको करना पड़ेगा, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न, वी हैव टू लर्न वेन डायग्राम्स। क्या पढ़ना पड़ेगा बोलो? एक बार वेन डायग्राम हमारी पकड़ में आ गए, हमें स्टेटमेंट भी समझ में आएगा, कंक्लूजन भी, सिलोजिज्म, सारा कुछ। वी हैव टू लर्न अबाउट द वेन डायग्राम। हम एक एक लम्हा लम्हा पढ़ा। वो क्या है, उर्दू का शेर है, मोहब्बत क्या हुई सियासत के सब चलन छोड़ दिए, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। समझ गए आप? कि मोहब्बत तो सियासत के सब चलन छोड़ दिए, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। इसीलिए हमने आपको लम्हा लम्हा सिखाया, बल्कि मैं ये कहूँगा शायद कि नर्सरी का बच्चा भी अगर होगा उसको भी मैं उंगली पकड़ के मंजिल पर लेने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी? तो आप सीखेंगे बेटा कि कैसे हम स्टेटमेंट से कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। उसके लिए मैंने क्या कहा कि वेन डायग्राम का नॉलेज होना जरूरी है। ये वेन डायग्राम क्या भला है? एक मैथमेटिशियन था, उसका नाम था जॉन वेन। क्या नाम था उसका? ये जॉन वेन ने क्या करा, इसने कहा सुनो, तुम पढ़ते हो मैथ में सेट, तुम मैथ में पढ़ते हो रिलेशन, हम आपको बताएंगे इसके बारे में डायग्रामेटिकली कैसे पढ़ा जाता है। अब आप हेडिंग दे दीजिए वेन डायग्राम। हम आपसे ये कह रहे थे कि जॉन वेन बंदा आया, उस जॉन वेन ने कहा कि हम आपको कुछ चीजें समझाएंगे। मैंने कहा समझाओ। कहा बच्चों को पढ़ाओ कि सेट क्या है। क्लास 9 में आपने मैथ में सेट पढ़ा था। सेट क्या होता है? मैं लिखूंगा A 1 2 3 4, ठीक है जी। बी लिखूंगा मैं 2 3 4 5 6 7। इस तरह हमने पढ़ा था क्लास 9 में। इसे क्लास 9 में सेट कहते हैं। पर सेट होता क्या है? एक डब्बा, एक बॉक्स जिसमें एक ही तरह की चीजों को रखा जाएगा। एक ही तरह की चीजों को अगर रखा जाए तो पूरे का नाम पड़ता है सेट। होना चाहिए एक ही तरह का। अब इसके बीच में ABCD नहीं आएगा। यानी कि मैं अगर लिखूंगा ऐसे, इसे इसे मैं सेट नहीं कह सकता, क्योंकि इसमें आपने क्या करा, नंबर भी डाल दिए और ये वाला नहीं बेटा। सेट होना चाहिए एक ही तरह का। यानी कि अगर मैं ये बनाता ऐसे, अब ये सेट है, तो जो है सेट कंटेन सिंगल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, वन काइंड ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा, तो ये मैंने कह दिया कि ये सेट हो गया। उसके बाद कहने लगा जरा देखो A और B में कोई रिश्ता है। मैंने कहा है। आपको दिख रहा है ना, A और B में रिश्ता है। क्या है? A में 2 है, 3 है, 4 है ना। बोलो, इधर भी है, दिख रहा है आपको? 2 3 और यहाँ पे क्या है? 2 3 और, तो मतलब एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, एलिमेंट को मैच। तो ये जो जॉन वेन था उसने कहा सेट्स की रिलेशन को, बोलो सेट्स की, आप दिखाइएगा डायग्राम की मदद से। किसकी मदद से? उसी का नाम पड़ गया वेन डायग्राम। क्या नाम पड़ गया? कि वो डायग्राम्स, बोलो वो डायग्राम्स जो सेट्स की रिलेशन को दिखाते, जो सेट की रिलेशन को, हाँ, यानी कि वेन डायग्राम के क्या कहेंगे? वेन डायग्राम बोलेंगे हम वो डायग्राम्स, वो शक्लें जो सेट्स की रिलेशन को दिखाते हैं, वो दिखाते, जो सेट्स की रिलेशन को दिखाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? बोलो, वेन डायग्राम कहते हैं। तो वो जो रहेगा
अब देखो जरा, सेट को वेन डायग्राम के मुताबिक जॉन वेन ने कहा लिखो गोल, ए को बनाओ गोला ऐसे। बोला आप सेट को कैसे दिखाओगे? सर्कल से। किससे? तो आप लिखोगे 1 2 3 4, है ना? ये क्या बन गया आपका सेट है। तो जी ठीक है। बोला बी बनाओ, मैंने कहा बी क्या आएगा? बोलो 2 3 4 5 6, है ना, और 7। बोला ये सेट, उसका नाम रखो बी। ये बी सेट, ये क्या है बोलो? बना दिया ऐसे। कहा दोनों में रिश्ता है ना, तो रिश्ते को दिखाओ। मैंने कहा कैसे? कहा उठाओ इसको। मैंने कहा उठा दिया। कहा एक काम करो, ये ऐसे बनाओ, इसमें लगाओ 5 6 और 7। बोले ये बी बना दो। मैंने कहा ये क्या किया? मैंने कहा ये क्या किया? कहा तुम्हें समझ नहीं आया? मैंने कहा हाँ गया ना, बच्चों को समझाना है। कहा सुनो, कहा ये 1 2 3 4 तो ए था ना। बोलो जी, ए इसी के ऊपर आपने लाइन मार दी। ये 2 3 4 तो उसमें भी है ना। बोलो जी इधर भी है, और ये 2 3 4 के कॉमन है ना। 2 3 4 क्या है? कॉमन है ये। बोलो जी समझ में आ रहा है? यानी कि 1 2 3 5 6 7, ये 2 3 4 क्या है? बोलो जी। तो यहां हम समझ गए, दो सेट्स की रिलेशन को दिखाया उसने डायग्राम की मदद से। किससे? बोलो। इसको बोला कि ये है वेन डायग्राम। क्या है? वेन डायग्राम। तो जो है, तो दिस इज कॉल्ड एज ए वेन डायग्राम। अब समझो बेटा, ये मैं दोबारा यहां दिखाता हूं ताकि आपको मजीद क्लैरिफाई और हो जाए। देखो बेटा, मैंने सेट बनाया ना पहले, कौन सा बोलो? 1 2 3 और 4, राइट? ये ए है। मैंने कहा एक लाइन इधर ड्रॉ करो ऐसे। बचा कौन सा? 5 6 और ये पूरा जो ये व्हाइट वाला है ये क्या है? बी सेट है। और ये जो येलो वाला ये क्या है? तो वो जो है ना, तो ये जो बीच में मैंने बनाया है ये कॉमन है ना। ये देखो ना, यहां 2 3 4 है, यहां भी कितना है? अब हमने इस सेट की रिलेशन को डायग्राम की मदद से दिखाया। इसी का नाम पड़ता है वेन डायग्राम। क्या नाम पड़ता है बोलो? तो अब आपको वेन डायग्राम अगर कोई पूछेगा तो आपको इजीली ग्रेस्प हो गया कि ये वो डायग्राम्स होती है जिससे सेट्स की रिलेशन को दिखाया जाता है। Those diagrams which help to represent relation between sets is called as a Venn diagram. क्या बोलते इसको? Okay. असल में ये मुझे पढ़ाना नहीं था, मुझे पढ़ाना है स्टेटमेंट और कंक्लूजन। पर चूंकि आपकी नींव और आपकी फाउंडेशन को बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं 9th क्लास में उतर गया। ये 9th क्लास में समझा जाता था। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ओके, जरा मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं सेट लेता हूं ऐसे ए बी सी डी ई एफ वाला, और लेता हूं बी दूसरा डी ई एफ जी एच। अगर कोई बोलेगा इनका रिलेशन बताओ तो कैसे बनाएंगे? बोलो। शाबाश। ये ए सेट हो गया। ए में क्या रखूंगा? बोलो। ए बी सी डी ई और, ठीक है जी। इनको एक ही साइड इसलिए लिख रहा हूं ताकि मुझे दूसरे बनाने आसानी हो जाएगी। लाइन ऐसे बनाऊंगा। बोलो अब क्या रहेगा? बोलो जी, और ये क्या बना? तो ये जो है कॉमन है। ये क्या है? बोलो। तो जो है ना, ओके। अब जरा सुनेंगे मेरी बात। हमने इससे पहले क्या पढ़ाया था? स्टेटमेंट में एक जो मैंने पहला नंबर पढ़ाया था वो था ऑल। क्या था? बोलो। इस ऑल की डायग्राम हम कैसे बनाते हैं, इस ऑल को कैसे समझाते हैं, ये ऑल है क्या? समझ रखना बेटा। ऑल का मतलब सारे का सारा। ऑल का मतलब सारे का, ऑल मीन्स सारे का सारा। समझ रखना बेटा। मैं कहूंगा आपका सारा का सारा घर मेरी जमीन में है, इसका मतलब मेरी जमीन ज्यादा है और आपका घर उसी जमीन में है। तो जो है, मैं कहूंगा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर। पता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सारा का सारा ए जो है वो बी में है। सारा का सारा ए किसमें है? और क्या लिखा है? ऑल ए आर। इसका मतलब ये है, सुनो, वेन डायग्राम कहते हैं, कहता है बी बनाओ बाहर, बी बनाओ, ए रखो इसके अंदर।
इसका मतलब क्या होगा कि पूरे का पूरा ए किसके अंदर है, ऑल ए आर बी। ये बिल्कुल बिगिनर के लिए बता रहा हूं मैं ये लेवल, वरना एडवांस लेवल पे तो मैं ऊपर शुरू कर देता। ऑल ए आर बी, सारे का सारा क्या ए है, सारे का सारा ए है, सारे का सारा ए बी के अंदर मौजूद है। तो दिस इज ऑल ए आर बी, ऑल ए आर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि ऑल बी आर ए, वो बात और है। मैं ऐसे समझाऊंगा, मुझे आप सब बच्चों से प्यार है। एक मां होती ना, पेरेंट्स माँ बाप की तरह होते हैं। एक माँ कहती है बच्चों को, बच्चे जितने हैं, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 बच्चे भी अगर माँ के होंगे, माँ कहती बेटा मुझे सबसे प्यार है। माँ के लिए सारे एक जैसे होते हैं, माँ बाप के लिए, है ना, माँ बाप के लिए तो सब एक जैसे होते हैं। पर माँ बाप का प्यार तो सबके लिए है, क्या रिटर्न में सभी का प्यार माँ बाप के लिए एक जैसा होता है? बोलो। मुनव्वर राना साहब का शेर, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने कहा था, किसी के हिस्से में घर आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। ठीक है जी। तो जरूरी नहीं है कि हर बार यही छोटा ये माँ बाप की खिदमत करे, कभी कभार बड़ों को भी ये नसीब मिलता है। और माँ बाप की खिदमत करना किसी के बस में नहीं है बेटा, ये मुकद्दर से होता है। ये तो वही अल्लाह पाक का फैसला होता है, इस बच्चे की खुशनसीबी है कि माँ बाप की सेवा करे। हम कहेंगे हम करते हैं, हमारा बड़ापन इसमें, ये तो हमें चुना गया है, ये हमारी खुशकिस्मती है, इसके हाथ काम आए। समझ रहे हैं आप? ये दौलत हर एक को मुयस्सर, ये दुनिया में सबसे बड़ी हस्ती अगर देखनी है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, वो माँ बाप है। माँ बाप जैसा दुनिया में और कोई बड़ी हस्ती, आज याद रखिएगा। वो खुश तो सब खुश। सुनो बेटा, ऑल ए आर बी, सारे का सारा एक इसमें। ये बात यहां से की ना माने, तो क्या बच्चों को माना जाएगा? नहीं, रिटर्न की रिलेशन को एग्जैक्टली माना। मैंने कहानी इसलिए सुनाई ताकि आपको मैं, यहां की बात और है, वहां की बात। रिजवान ने किसी से कहा कि जी आप मेरी जान है, मैं आप पर कुर्बान हूं, मुझे मोहब्बत है, जरूरी है कि वहां से भी जवाब आ जाए? बोलो ना जी। इम्तियाज मियां एक तरफा का प्यार है ये, तो समझ रहे आप? हाँ, वहां से जवाब आए ना आए ये बात अलग है, हो गया। तो इसीलिए रिलेशन को हम यहां से यहां मानते हैं और यहां से यहां एग्जैक्टली मानते। ऑल ए आर बी बात है, जरूरी नहीं कि सारे के सारा बी भी ए हो भी सकता है। और अरे रिजवान मियां जिससे तुम्हें इश्क हुआ है, जरूरी नहीं कि वहां से भी हो भी सकता है। और वो जो है, तो ये आपने नोट कर दिया, ऑल ए आर बी की डायग्राम है। अच्छा, अगर लिखा होता ऑल बी आर ए, तो क्या करते बेटा बोलो? ए बाहर रहता है इस टाइम, और ए और बी अंदर आता। और जो है जिसकी बात की जाए वो इनसाइड रहेगा, बाहर। ये नोट आपने अच्छे से किया। अब बात करेंगे सम की। सम ए आर बी, देखो मेरी जान, सम ए आर बी क्या है? सम का मतलब कुछ हिस्सा है और कुछ हिस्सा, ये तो सारे का सारा है। मतलब इम्तियाज मियां आपकी जमीन है, रिजवान का घर है, पर रिजवान ने एक जमीन तो खरीदी आपसे, तो आपकी पूरी जमीन में नहीं, बल्कि आपकी जमीन के कुछ हिस्से में इसका पूरा घर है। इसका मतलब है ऑल बी आर है, वो जो है। लेकिन आप ये कहेंगे कुछ जमीन आपसे ली है, कुछ इसने आप किसी और से ली है, अब सारी आपकी जमीन पे से घर है, तो बनता है इससे। वो जो है इसको बोलते हैं सम ए और बी। देखो पूरा पूरा ए बी के अंदर है, बल्कि ए का आधा नहीं, बोलो कुछ हिस्सा। आधा लिखा ही नहीं ना, आधा खुद से थोड़ी बनाना है, इतना हिस्सा। सम
सम ए आर बी, सम ए आर और नेचुरली सम बी आर ए भी हो सकता है ना। बोलो जी। हमारे 10 रुपए आपके हैं, शेयरिंग में है ना, मतलब इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा अपने पास है। तो जो है आपने, जब बेटा ये बाउंड्रीज मिलती है ना, ये देखो ये वाला बाउंड्रीज मिलती है, आइए, तो ये जो बाउंड्रीज मिलती है ना, यहां पर ये सम की बात कर, सम ए आर बी है ना। ये क्या है, ऑल बी नहीं, ए नहीं, ऑल बी आर। अगर मैं इस टाइम कहूंगा सम बी आर ए, तो बात सही है ना। बोलो जी, क्यों नहीं है? अगर सारे का सारा मैं आप कहूं तो मेरे थोड़ा भी आप ही का है ना। आप समझने की कोशिश करें, दिमाग की खिड़की खोल के रखिए। बी पूरे का पूरा ए में है, बी पूरे का पूरा, क्या बी का थोड़ा ए में नहीं है? पहले हम यहां समझेंगे बी से। मैंने कहा पूरे का पूरा रिजवान का घर इम्तियाज की जमीन में है। अरे इम्तियाज का बाथरूम भी तो आपकी जमीन में है, घर का थोड़ा हिस्सा। इसका मतलब ये भी सही है। अगर ये बात की जाए तो ये भी सही है, समझ में आया? ये तो रीजनिंग सीखनी है। ओ भैया ऐसे समझो, आपके पास जो दौलत है पूरी की पूरी वो पापा की, हमारी पूरी दौलत हमारे माँ बाप की है, हमारी थोड़ी भी तो उन्हीं की है। समझने की कोशिश करो आप, पॉइंट भी नोटिस समझ में आया? जब आपका रिश्ता होता है, जब आपका रिश्ता होता है, आपको पूरा अधिकार मिलता है एज पर लॉ, जितना आपको अधिकार मिला है, तो थोड़ा भी तो आपका ही अधिकार है। रिजवान मियां, कल को शादी के बाद बेगम बीमार है, खाना थोड़ा बनाओ या ज्यादा बनाओ, वो तो बनाना तो है ही, राइट है ना जी। आप क्या समझे सिर्फ हम वो हम खाते रहेंगे? नहीं जी, सपोर्ट है ना बेटा, समझ रहे हैं आप? सपोर्ट है ना। अच्छा आदमी वो तो जो साथ देता है, ये नहीं कि कुर्सी पे बैठा रहेगा इंतजार करता रहेगा, नहीं, ये दुख सुख का साथी होता है, सिर्फ सुख का नहीं। समझ रहे हैं आप? अगर बी पूरे का पूरा ए में मौजूद है, तो मतलब बी का थोड़ा भी किसमें है? व्हेन दिस इज करेक्ट दिस इज ऑल्सो करेक्ट। समझ गए आप? अगर लिखा होगा सम बी इज नॉट ए, अब बोलो सही है गलत है? अब गलत है, क्यों? कहता है बी का कुछ हिस्सा ए का, अरे क्या बोल रहा है जी, पूरा का पूरा उसमें है जी, हमको गुमराह कर रहा है, ये गलत है। तो जो है इट इज रॉन्ग कंक्लूजन, इट इज ट्रू कंक्लूजन, इट इज गिवन कंक्लूजन। समझ में आया? okay. अब मैं यहां की बात कर रहा हूं, यहां लिखा होता अगर ऑल ए आर बी, ये सही है? बोलो जी, हमें दिया क्या है? और सम दिया ना जी, ऑल कैसे बनाएगा? हमने तो तुमसे सिर्फ 2 मरले की जमीन ली है, तुम कहते हो पूरी 10 मरले ली है, कैसे ली है? 2 ही की बात करेगा ना जी, तो ये रॉन्ग है। समझ में? हाँ, अगर ऑल है तो सम सही है, लेकिन सम पे ऑल सही। समझ में आ रहा जी? अब मैं यहां पे ले सकता हूं सम ए इज नॉट बी, ये भी सही है ना? बोलो जी, ये सही है ना? क्योंकि कुछ ए बी के पास है, कुछ ए बी के पास, एक खाली जगह को बोलते हैं सम नॉट। समझ रहेगा? जो शेडेड जगह होती है वो आती है सम में, जो खाली एम्प्टी स्पेस है इट्स कॉल्ड एज सम नॉट। तो यहां तक आप दोस्तों ने अच्छे से समझा जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं।
अब डायग्राम ऑल की भी समझ में आ गई, सम की भी, सम नॉट की भी। अब आएगा नन। क्या आएगा वो समझेंगे। स्टेटमेंट 4 ही है ना हमारे पास। कौन कौन सा? ऑल, सम, सम नॉट और नन। अब इसकी डायग्राम सीखेंगे ये क्या वाला है। तो जो है ये ए है बेटा, ये बी है। मैं ये नन समझाने की कोशिश करूं, ये नन है क्या चीज। एक खानदान की मिसाल ले रहा हूं, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए। खानदान में अक्सर मोहब्बतें भी होती हैं और कभी कभार छोटी मोटी बातों पे झगड़े भी बड़े होते हैं। झगड़ों से बचना चाहिए। जमीन के थोड़े इंचों पर भी कभी कभार बहुत बड़ा कोहराम होता है। देखा होगा आपने। हालांकि मैं ये समझ सकता हूं कि जब से दुनिया बनी है और जब तक रहेगी, नॉट इवन ए सिंगल इंच ऑफ अर्थ सॉइल हैज चेंज्ड। जमीन का एक इंच भी कभी चेंज जो है वही है। और इसी जमीन पर लोगों ने अपना एरिया जमाने के लिए कि ये मेरा है, ये तेरा है, इस जमीन ने बहुत सारे लोगों को खुद के अंदर दसा दी। लेकिन खुद इसमें कभी कमी, जितनी थी उतनी ही बरकरार। इसलिए अक्लमंद आदमी इस पर कभी लड़ता लड़ाई नहीं करता। कोई बात नहीं, अगर मेरे 2 इंच आप ही ले जाओ, कोई टेंशन नहीं है, साहब उधर ही झुकाएंगे। समझ रहे हैं आप। तो इधर लड़ाई झगड़ा वो नहीं करना चाहिए, फायदे कोई नहीं। अच्छा सुनो, ए और बी के बीच में रिश्ता है, रिश्तेदारी है। क्या है? जमीन का मसला हुआ। उसने बोला आपने दीवार बनाई है लेकिन मेरे 2 इंच आपने खाए। अब झगड़ा हुआ। झगड़े में आपको पता है फिर इंसान ये होता है कि बातचीत खत्म हो जाती, आना जाना बंद। अभी तक बच्चे खेलते थे एक दूसरे के साथ, अब बड़ों के बीच में लड़ाई हुई, छोटे बीच वैसे पिस जाते। अब यहां से बंदा इधर नहीं आ रहा है, इधर से बंदा, अब इनके बीच में जो है ना वो हो गया झगड़ा। क्या हो गया बेटा बोलो? झगड़ा दिखाने के लिए रीजनिंग कहता है लगाओ क्रॉस। तो जो ये बीच में क्रॉस है, क्या है बोलो? इसका ये मतलब नहीं कि रिश्ता नहीं है, रिश्ता है। क्या है? मगर आपस में झगड़ा है, आपस में आना जाना बंद है। आना जाना बेटा इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज ए रेस्ट्रिक्टेड रिलेशन। क्या बोलते हैं इसको? तो ये जो है ना, ये नन में, तो मैं लिखूंगा नो ए आर बी, या नन ए इज बी। हमारा बोलो, ये नो की डायग्राम ये है, रहेगा याद बेटा। नो की डायग्राम में क्या कहा? ए और जो बी है इसके बीच में क्रॉस है। क्या है? मतलब ए का कुछ हिस्सा बी के पास, बी का कुछ हिस्सा ए के पास, और आना जाना बंद है, ताला लगा हुआ है कि ये नहीं इधर से आएगा ना उधर से आएगा। मसला कुछ भी नहीं, जमीन का थोड़ा सा। समझ सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, नो की डायग्राम को आपने अच्छे से मुलाहिजा कर लिया कि नो का मतलब रिश्ता है, रिश्ता पर जाना आना। एक ऐसी बात है, तो जो है एक है नो, क्या है? एक है नो रिलेशन। इसमें आसमान जमीन का फर्क है। बहुत सारे पढ़ाने वाले भी यही चूक जाते हैं। वो कहते हैं कि ये नो रिलेशन है। मैंने कहा नहीं, अभी कच्चा पढ़ा है तुमने। नो और है नो रिलेशन। नो रिलेशन के कि हम एक दूसरे को जानते नहीं है। मिसाल के तौर पर सम ए आर बी, सम बी आर सी। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा, तब जो रखना, सम ए आर सी, सम ए आर बी हो गया जी, और सम बी आर। एक ही डायग्राम बनेंगे इसे। बोलो जी, किसी को अगर समझ ना आएगा वो दोबारा समझेगा। सुनो, सम ए आर बी, ए हो गया अलग अलग, बोलो बोलो जी।
और सम बी आर सी बनेगा, ऐसे करके बोलो। जरूरी थोड़ा है कि अलग अलग बनाना है, एक ही बना लेंगे। बोलो जी, समझ में आ रहा है? तो ये अलग अलग नहीं बनाएंगे मेरी जान, बल्कि हम इसको एक ही में बनाएंगे। तो जो है ओके। अब मैंने आपको समझाया रिश्ता किसके बीच में दिया था, ए और बी और मैंने बनाया ना, जिस जिसकी दीवारें आपस में मिलती है, जिस जिसकी दीवारें आपस में मिलती हैं वो क्या है, जिस जिसकी आपस में दीवारें मिलती है वो क्या है, बोलो बेटा, वो रिलेशन में है। जिस जिसकी बाउंड्रीज आपस में मिलती है वो क्या है, वो रिलेशन में है। और जो बाउंड्रीज नहीं है वो रिलेशन में, बोलो, ए की बाउंड्री मिलती है ना किससे, तो ये रिलेशन में है। बी की बाउंड्री किससे मिलती है, ये रिलेशन में। तो जब बाउंड्रीज, व्हेन द बाउंड्रीज मीट, इट मींस दे आर इन द रिलेशनशिप। क्या ए और सी की बाउंड्री मिलती है, बोलो जी, ए और सी का रिश्ता, तो इसको बोलते हैं नो रिलेशन। क्या बोलते हैं, एक मिनट लिखना नहीं मेरी जान, आप नहीं लिख सकते नो ए आर सी। अगर आपने ये लिखा तो रीजनिंग का तमाचा इतना जोर कर लगता है कि इंसान फेल होता है। ये बात हम नहीं लिख सकते, ये बात और है, ये नो रिलेशन और है। नो रिलेशन का मतलब है कि हम जानते एक दूसरे को। ये जो नो लिखा ना, इसका मतलब जानते हैं लेकिन आना जाना बंद है। समझ गए? तो ये बहुत एक नाजुक सी बात थी जिससे गुजारना आपको बहुत जरूरी था। समझ आ रही बात आपको? सब्र का फल हमेशा बहुत मीठा होता है। क्वालिटी के लिए कभी कभार इंतजार भी करना पड़ता है। समझ रहे आप? समझ रहे हैं? अच्छी चीजें हमेशा देर से आती हैं और जल्दबाजी में फास्ट फूड बनता है जिससे इंसान बीमार पड़ता है। और देर से जो चीज तैयार की जाए वो हाइजीनिक होती है, जैसे घर का खाना। समझ रहे हैं आप? तो बहरहाल यहां तक आपने नोट कर दिया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से आगे का सफर शुरू करते हैं। अभी तक मैंने क्या क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने पढ़ा सिलॉजिज्म का मीनिंग क्या है, स्टेटमेंट किसे कहते हैं, कंक्लूजन किसे कहते हैं, कंक्लूजन के टाइप्स कौन कौन से हैं, स्टेटमेंट की टाइप्स कौन कौन से हैं, और वेन डायग्राम कैसे होती है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई और बेहतरीन अंदाज से कोशिश करी है आपको समझाने की। आइए आइए, मोस्ट वेलकम। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है। अब मैं आपको सिखा दूंगा हाउ टू ड्रॉ ए कंक्लूजन from the statements, from the statement। तो जो है ना, कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए कम से कम 2 स्टेटमेंट्स चाहिए बेटा। कितने स्टेटमेंट? 2 बातें होंगी तो तीसरी बात बन जाती है ना, अकेले में बात बनती। हाउ टू ड्रॉ ए कंक्लूजन फ्रॉम द स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो नोट करेंगे और समझेंगे कैसे। फॉर एग्जाम्पल लिखा है, ए स्टेटमेंट लिखा है, सम एप्पल्स आर मैंगोज। बी वाला स्टेटमेंट दिया है, मैंगोज आर फ्रूट्स। हमें निकालना है कंक्लूजन। हालांकि एग्जाम में आपको मेरी जान कंक्लूजन निकालना नहीं होता है, वहां कंक्लूजन दिया होता है। आपको बताना पड़ता है कौन सा कंक्लूजन सही है कौन गलत है ना, वो आपको निकालना पड़ता है, नहीं है। पर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा कि जब आप निकालना सीखोगे फिर आपको पता चलेगा सही और गलत क्या। समझ गए?
I will make you understand how could we draw these conclusions from the given statements. Okay? Okay, sir. Of course. Some apples are mangoes. अभी तक हमने डायग्राम बनाना सीखा है. सम की डायग्राम आप जानते हैं बेटा कैसे बनाते हैं. ये आपके हो गए एप्पल्स और ये होंगे आपके मैंगोस, राइट. और एक बात, खास बात, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेटमेंट, राइट. यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं है ना जाए. ओके, एप्पल्स आर मैंगोज, मगर लिखा क्या था? मैंने भी सम ही बना दिया है. फिर लिखा है मैंगोज और फ्रूट्स. क्या लिखा है? इसके बगल में कुछ लिखा है. मैंने कहा जब किसी वर्ड के साथ कुछ भी ना लिखा हो, क्या लिखो? इसका मतलब ऑल होता है. क्या होता है? क्या होता है? ये मैंने कहां बताया है? ये मैंने यहां बताया है. ये मैंने यहां बताया है. मैंने कहा ऑल में या तो एवरी होगा, या तो ईच, या एनी, या ओनली, या 100%, या नो कीवर्ड. अगर नो कीवर्ड लिखा है तो तब जाके आपने नोट करना है कि क्या है बेटा. चलिए आगे, शाबाश. तो यहां नो कीवर्ड में आपने मेरी जान याद रखना है क्या? बोलो जी. यहां आप ऑल लिखेंगे, बोलो. यहां हमारे पास क्या आएगा? ऑल मैंगोज. और अब सारे के सारे मैंगोज क्या है? यानी कि ये फ्रूट्स क्या होगा? बाहर आएगा. बोलो जी, ये फ्रूट्स बाहर आएगा ना, इसके अंदर मैंगोज आएगा. तो वो जो है ऑल मैंगोज और फ्रूट्स का मतलब है फ्रूट्स की जमीन बाहर है और मैंगोज उसके अंदर है. वैसे भी मैंगोज फ्रूट्स के अंदर ही आता है. फैमिली ऑफ फ्रूट्स के अंदर मैंगोज आएगा. तो फ्रूट्स तो बाहर आएगा, मैंगोज अंदर आएगा. अब सुनो मेरी जान, कंक्लूजन क्या क्या बन सकता है डायग्राम को देख के. वो जो है, अब देखना, दीवार किसी की मिलती है, फ्रूट्स की दीवार मिलती है एप्पल के साथ. बोलो, ये बोलना जी. क्या सारे के सारे एप्पल फ्रूट्स है? बोलो ना. ये आप सोचते हो लॉजिकली, आप हकीकत में खो गए कि हाँ नहीं सर, सारे सारे होते हैं ना. हमें यहाँ डायग्रामेटिकली काम करना है. कंक्लूजन बेस्ड सवाल है ना, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है. समझ रहे हैं आप? मान लो यहाँ एप्पल नहीं दिया है, यहाँ एप्पल नहीं दिया है, मान लो यहाँ दिया है टमेटोज. अब सही हो जाएगा, क्योंकि वरना आप उलझ जाएंगे, आप रीजनिंग की धज्जियां उड़ा देंगे. और हमारे होते हुए ऐसा हो जाए, मैं रीजनिंग के साथ ऐसा नहीं कर सकता. टमेटोज क्या है? सम टमेटोज आर मैंगोज एंड ऑल मैंगोज आर. तो टमाटर और फ्रूट्स की दीवार मिलती है. अब क्या सारे टमाटर क्या फ्रूट्स है? बोलो नहीं है. बोलो, बल्कि कुछ फ्रूट्स क्या है, कुछ टमाटर क्या है. तो मैं यहां लिखूं कंक्लूजन, सम टमेटोज आर फ्रूट्स. तो जो है एक कंक्लूजन दिया नहीं था, ये निकाला. यहां सम टमेटोज आर फ्रूट्स. ओके, तो इस क्वेश्चन में हमने आपको सिखाया हाउ टू ड्रॉ कंक्लूजन. देखो बेटा, टमेटोज की दीवार किससे मिलती है? तो मैंने क्या लिखा? सम टमेटोज आर. ओके, क्या टमाटर की दीवार मैंगो से मिलती है? वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है. अब एक और बात सुनो, अब मैं और कंक्लूजन क्या निकाल सकता हूं इसमें से? जी, सम टमेटोज, वो तो दिया है ना जी. इतने जज्बात में आपने बोला. सम फ्रूट्स आर. ये बोल सकता हूं मैं? बोलो जी.
उनने क्या कहा था, तमाम के तमाम मैंगोज क्या है, और सारे फ्रूट्स मैंगोज थोड़ी है। अरे मैंगोज ने कुछ जमीन किसकी ली है, नीचे जमीन किसकी है, तो मैंगोज ने थोड़े से एरिया को कैप्चर करा हुआ है। तो सम मैंगोज आर, नहीं, ऑल मैंगोज आर, बट सम फ्रूट्स आर। अगर मैं ये लिख सकता हूं यहां पर तीसरा, सम मैंगोज और फ्रूट, ये सही है बोलो, ये भी सही है ना। क्यों, जब सारे के सारे मैंगोज फ्रूट्स है तो थोड़ी भी तो है, बोलो जी। ये कुछ कंक्लूजन है जो हम यहां से ड्रॉ खुद कर सकते हैं। हालांकि मैंने कहा एग्जामिनेशन में आपको कंक्लूजन ड्रॉ करना होता, वहां कंक्लूजन दिया है मेरी जान, वहां सिर्फ देखना है इट इज करेक्ट और इट इज इनकरेक्ट। समझ में आया? ओके, अब जरा एक बात सुनेंगे आप खास तौर पर, जब दीवारें मिलती है ना बेटा, तो बात पक्की होती है। क्या होती है, एक बार सुनना मेरी बात। ये एप्पल है और ये मैंगो है, यहां ये मिला है ना, मिला है, तो ये जो दीवार आपस में मैच कर रही है ना, इसका मतलब रिश्ता है। कब, जब बॉर्डर्स मैच करें या क्रॉस करते हैं, जब इनकी दीवारें मिलती हैं तो रिश्ता होता है। और फिर मैंने कहा था जब रिश्ता पक्का हो, क्या बोलो, तो पक्के में पक्की बात पक्की होती है। क्या याद रहेगा, और पक्के में कच्ची बात कच्ची होती है। पक्के में, याद रहेगा। अब मैं कैसे समझाऊंगा, तब जो सुनना बेटा, जब रिश्ता पक्का होता है, जब रिश्ता, तो पक्के रिश्ते में तो शक तो करना ही नहीं चाहिए, शक तो आना ही नहीं चाहिए। ये शक की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होनी चाहिए, बोलो सही है बेटा। जब रिश्ता बन चुका ना, उसके बाद भी बंदा अगर शक करेगा तो सबसे मूर्ख आदमी है, वो तो अपने हाथों से कुल्हाड़ी लगा रहा है रिश्ते पे। समझ में आ रहा है जी। तो व्हेन द रिलेशन इज एस्टेब्लिश्ड, देयर इज नो सॉर्ट ऑफ चेक, पॉसिबिलिटी नहीं आती है, तो जो है। अब देखो यहां पर बंदा कहेगा सम एप्पल्स और मैंगोज इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए, बोलो ये सही गलत है, ये सही है गलत है, ये गलत है। मैं अभी तक तो यही सुना रहा था ना, कहानी थोड़ी सुना रहा हूं, लैला मजनू की थोड़ी बता रहा हूं। मैंने कहा रिश्ता है ना बेटा, रिश्ता है। जब रिश्ता पक्का हो, वो क्या कहता है, क्या कहता है, वो कहता है कुछ एप्पल मैंगोज होंगे। क्या होंगे, क्या मतलब, वो तो है, पॉसिबिलिटी का मतलब है ना होंगे। अक्षय, ये सही है गलत है, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोनों का रिश्ता ऑलरेडी दिया हुआ है। जब रिश्ता दिया हो तो पॉसिबिलिटी का लफ्ज लाना वो जो रहेगा। ओके, अब मेरी बात सुनना तवज्जो से। सम ए आर बी, बोलो सम ए आर, डायग्राम बनेंगे ऐसे, ये बनेंगे, ये ए और ए। अब मैं सिखा कह रहा हूं, फिर सवाल ना अभी चुटकी में आप खुद करोगे, पहले बेस अपनी इतनी मजबूत करो कि हिल ना पाओ एग्जाम में। सम ए आर बी, सम ए क्या है, ये बात रिलेशन ए से बी है। मैंने कहा था हमेशा, हम आपको यहां से कोई बात कही, ये बात और है, आप कहते हो वहां से तो बात और है। मैंने एग्जाम्पल दी, मैंने कहा माँ अपने 4-5 बच्चों से कहती है कि बेटा बच्चों मुझे आप सबसे बहुत प्यार है, और क्या रिटर्न में सारे बच्चे माँ से एक जैसा प्यार करते हैं, इसलिए रिलेशन यहां से और है वहां से। सम ए आर बी इज फ्रॉम ए टू बी, पर अगर आप कहोगे वहां से सम बी आर ए, तो यहां पे याद रखना है, इसके साथ लिखना पड़ेंगे इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए, हो भी सकता है और हो। अब आप बोलोगे सर कैसे,
यहां से वहां ट्रू है बात, पर रिटर्न में जब आओगे तो ये बनता है पॉसिबिलिटी। क्या बनता है? कहीं बनता है तो कहीं नहीं बनता है। जहां बनता है वहां बता रहा हूं मैं। सुनो, मैंने कहा समय यार, समय यार, एक बात सुनो, ये बी है ना बेटा, ये बी है ना, इसके बाहर बनाऊंगा मैं ए। सम ए आर बी है? ये नो सर कौन बोल रहा है? दिमाग खुला रखो ना यार जी। ए की जमीन में बी है, ए का पूरा पूरा बी के पास है या थोड़ा है? ए की पूरी जमीन बी के पास है या थोड़ी जमीन है? अरे आपको ये दिखता है कि नहीं दिखता है? ये बुक है ना, ये बुक है, ये बुक जमीन मानो आप, क्या मानो, और ये कप मानो आप मकान। ये मकान जो है ये पूरी जमीन पर है, थोड़ी जमीन पर है? पूरी जमीन पे कहां दिख रहा है? आई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, इमरजेंसी है बेटा। ये जमीन है ना, एक कप पूरे पे थोड़ी है, थोड़े पे है। क्या ये पूरी जमीन इसने ले ली है? तो सम बी आर ए, उसकी थोड़ी जमीन भी ए के पास है जो है, पर ये तो पूरे का पूरा जमीन के अंदर है। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था यहां पे सम ए आर बी, सम ए आर, तो यहां पर भी तो सम ए आर बी है, बोलो जी। यहां पर भी ए का थोड़ा हिस्सा किसके पास है, पर यहां बी पूरे का पूरा किसमें है? बी पूरे का पूरा क्या है? ए। यही तो समझाने लगा हूं कि मियां यहां से बात और है, वहां से बात, यहां सम बी आर ए सही है, पर यहां पूरे का पूरा एक बी किसमें है? इसीलिए जब वहां से वापस आओगे तो पॉसिबिलिटी क्या है? एक ही डायग्राम दो बन सकती है ना? अरे सुनो तो सही, सम ए आर बी है ना, ये डायग्राम सही है, बोलो ना। तो सम ए आर बी यहां भी सही है, और भैया इस स्टेटमेंट पे तो दो डायग्राम बन गई, बनी ना? क्या यहां पर सम ए बी के पास है ना? इधर भी तो है, इधर भी है, तो जब दो डायग्राम बन गई, इसका मतलब यहां से बात करना और है, वहां से बात करना। तो बी से ए रिलेशन आप डायरेक्टली नहीं बता सकते। क्यों? यहां मैं देख सकता हूं थोड़ा बी ए के पास है ना, इधर क्या कहोगे? इधर तो पूरा का पूरा बी ए में है। इसीलिए जब रिटर्न में रिलेशन फ्लो करती है तो पॉसिबिलिटी का लफ्ज आता है। क्या था बोलो? आप एक काम करो, चेक करो यूट्यूब पे कहीं पर भी ऐसा लेक्चर, ये मैं आपको बच्चों की तरह रिवर्सल सिखा रहा हूं। यहां की बात और है, वहां की बात वो जो है, तो ये बात हमेशा नोट रखना कि वहां से सम के केस में, सम के केस में जब रिवर्स करोगे तो क्या लफ्ज लाओगे? पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। नोट कीजिए। तो लिखो सम के केस में, सम के केस में जब रिवर्स रिलेशन को फॉलो करोगे तो लिखो पॉसिबिलिटी का लफ्ज। सम के रिलेशन में रिवर्स रिलेशन को आप क्या लिखेंगे? पॉसिबिलिटी का लफ्ज। और लिखा जाए, कहीं भी लिखा जाएगा सम सी आर डी, फिर क्या करोगे बोलो? सम डी आर सी इज ए, ये बात आपने नोट रखनी मेरे बच्चे। सम सी आर डी, ये रिलेशन यहां से फॉलो करेगी, वहां से वापस में क्या करेंगे? इट इज ए पॉसिबिलिटी, इट इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है ना जी? मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सब समझ में आया जी। ईमानदारी से बोलो जी।